कल हम लोग बात कर रहे थे आपका जमानती अपराधों की दशा में कब कब जमानत दी जाएगी। तो आपसे कहा गया था कि जमानती अपराध की दशा में केवल कोर्ट जमानत देगा, ऐसी भी स्थिति नहीं है। पुलिस अधिकारी, थाने का भारसाधक अधिकारी, वो भी जमानत दे सकता है, क्योंकि लिखा हुआ है कि जब कभी कोई व्यक्ति जिस पर अजमानती अपराध का अभियोग है या जिस पर यह संदेह है कि उसने अजमानती अपराध किया है, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है, या उच्च न्यायालय अथवा सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब वह जमानत पर छोड़ा जा सकता है। किंतु ठीक है, आगे उसने बताना शुरू किया है कि किन किन दशाओं में छोड़ा जाएगा, किन किन दशाओं में नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन 437 सबसेक्शन 1 में किंतु से पहले जो कुछ लिखा है उसी में उसने कहा जमानत पर छोड़ा जा सकता है। किंतु के बाद तो यह बता रहा किन किन दशाओं में नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन छोड़े जाने की जो ताकत है वो उसने 437 सबसेक्शन 1 में ही दे दी। तो आपसे कल चर्चा हुई थी कि अगर 437 सबसेक्शन 1 में किंतु से पहले जो लिखा है जमानत पर छोड़ा जा सकता है, इन शब्दों के प्रभाव से अगर व्यक्ति को अजमानती अपराध की दशा में जमानत पर छोड़ा जाना है तो कौन कौन से कंसीडरेशंस ये न्यायालय को ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि किंतु के बाद जो लिखा है उसमें तो नहीं छोड़ा जाएगा। ये किंतु के बाद जो लिखा है वे परिस्थितियां यदि हैं तो नहीं भी छोड़ा जा सकता, और अगर नहीं है तो छोड़ा भी जा सकता है। उसके बाद तो बाद में विचार चलेगा, लेकिन उसने कहा था कि जमानत पर छोड़ा जा सकता है, और कब छोड़ा जा सकता है इस बारे में कोई निर्देशक सिद्धांत 437 सबसेक्शन 1 में दिए नहीं, सिर्फ इतना का छोड़ा जा सकता है। और कल हमने कहा था कि अगर इन शब्दों को ऐसे ही पढ़ ले तो ये निरंकुश शब्द दिखते हैं, मनमाने शब्द दिखते हैं कि जिसको चाहे जमानत पर छोड़ दें अजमानती अपराध की दशा में, जिसको चाहे न छोड़ें। तो ये शब्द बिल्कुल निरंकुश दिखाई देते हैं। लेकिन आपसे कहा गया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 10-11 सिद्धांत निर्धारित किए और उनके आधार पर फैसला लिया जाता है कि अजमानती अपराध की दशा में किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। उनमें आपसे कहा गया था कि इनॉर्मिटी यानी दुष्टता किसी व्यक्ति पर जो आरोपित अपराध है उसमें किस हद तक विद्यमान है, यह भी एक कंसीडरेशन है। इसके साथ कंसीडरेशन यह भी है कि किस प्रकृति के अपराध से उसे आरोपित किया गया है, अपराध के समर्थन में साक्ष्य कितना है, अगर उसे कन्विक्शन होल्ड होता है तो सजा कितनी मिलेगी, स्वयं उसके द्वारा छोड़े जाने की दशा में गवाहों को तोड़ने की संभावना कितनी है, विचारणा में लगने वाली अवधि कितनी है, स्वयं उसके डिफेंस को ठीक ढंग से किए जाने के लिए उसे छोड़े जाने की कितनी जरूरत है, समाज पर पड़ने वाला प्रभाव क्या है, स्वयं पीड़ित इसकी तुलना में उसकी अपनी स्थिति क्या है। इन 11-12 कारकों को ध्यान में रखकर अजमानती अपराध की दशा में जमानत ली जाएगी। और यदि आपने इसे सत्यनारायण की कथा की तरह सुना है तो आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। सुबह भी हमने कहा और फिर दोहरा रहे कि खाली प्री देकर सिलेक्शन नहीं होता, आपकी तैयारी प्री की होती है और वो भी नहीं होती।
वो भी नहीं होती है। लेकिन मजेदारी ये है कि आप कंपटीशन की तैयारी को प्री की तैयारी माने बैठे। आप मार्जिनल नोट याद कर रहे हैं, यद्यपि वो भी याद नहीं है आपको, वो भी याद नहीं है, लेकिन आप सिर्फ मार्जिनल नोट याद करके संतुष्ट, याद वो भी नहीं है। अगर पूरा पूरा मार्जिनल नोट पूछ दिया जाए तो वो भी नहीं मालूम है, लेकिन आप सिर्फ उससे संतुष्ट हैं, तो इससे कुछ नहीं हो रहा। और अगर आपको कोई बता रहा है कि हो रहा है, तो वो सिर्फ आपको ठग रहा है और बेवकूफ बना रहा है। हालांकि है, आप है, ऑलरेडी है, बनाने की कोई जरूरत नहीं। जब आपको ये दिखता नहीं कि एग्जामिनेशन के 3 स्तर है, जिनमें से प्री पहला है और उसके नंबर भी नहीं जुड़ेंगे, जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेंस का और इंटरव्यू, इसमें मिले नंबरों के आधार पर होगा। और सुबह हम चर्चा कर रहे थे कि अनुच्छेद 14 पढ़ाते समय कि इंटरव्यू में 25% से ऊपर मार्क्स हो ही नहीं सकते, यानी 75% मार्क्स मेंस से मिलेंगे। और मेंस की आपकी कोई तैयारी नहीं, ठीक है। मेंस के बाद तैयारी के हिसाब से हम विस्तृत पढ़ाते हैं, इसीलिए विस्तृत बताते हैं ताकि आपकी मेंस की तैयारी हो, क्योंकि मेंस की ही तैयारी होती है, तैयारी प्री की नहीं होती। आप प्री की तैयारी करते हैं और आपकी समझ में इतनी सी बात नहीं आती है कि अव्वल तो होगा नहीं प्री की तैयारी करने से, प्री में, ठीक है, अव्वल तो होगा नहीं। और अगर हो गया, चलिए हम मान लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हो जाएगा। अब हमें यह बता दीजिए कि मेंस और प्री के बीच 60 दिन से ज्यादा का अंतर नहीं होगा और 21 सब्जेक्ट होंगे, तो 3 दिन भी आपको एक विषय के लिए मिलेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि 21 या 63 हुए और दिन 60 होंगे आपके पास, वो भी मैक्सिमम प्री और मेंस के बीच। तो जो आप 3 साल में तैयार नहीं कर पाए वो 3 दिन में कैसे तैयार होगा, ये मैं बता दो, ठीक है। तो अगर आपने इसे कथा की तरह सुना और भुला दिया तो कोई लाभ नहीं होने वाला। और ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है जो हर कंपटीशन में पूछा जाएगा, जिसमें सीआरपीसी पूछी जाएगी कि अजमानती अपराध की दशा में जमानत देने के लिए न्यायालय किन आधारों को ध्यान में रखेगा, और ये आप एक भी बता नहीं पाएंगे, ठीक है, और मामला डिब्बा गोल हो जाएगा। आपसे एलएलबी में पूछा गया था और हर जगह पूछा जाएगा, एपीओ देंगे तो पूछा जाएगा, ठीक है, और आपका जे देंगे तो पूछा जाएगा, कहीं भी सिलेक्शन के तो 3 तल हैं, प्री से तो हो नहीं रहा। आपकी तैयारी प्री की होती है, मजेदार है, हमें तो आपकी बुद्धि पर तरस आता है कि कहां रहते हैं आप, ठीक है, कि आपको यही नहीं मालूम कि हमें क्या तैयार करना चाहिए। कोई जीएस की तैयारी कर रहा है, कोई प्री की तैयारी कर रहा है, ठीक है, जबकि ये कोई मतलब है। कानून का एक सवाल 2 नंबर का होगा और जीएस का एक सवाल 1 नंबर का होगा, आधा आधा तो ऐसे ही हो गया। और कानून का सवाल तुक्के से हल नहीं होगा, ये हम इतने दिनों में आपको दिखा रहे हैं कि जब भी लगवाएंगे गलती होगा। हालांकि आपको लगता रहेगा वो सही है, लेकिन वो गलती होता है। तो तैयारी तो मेंस की होनी है और वो होती नहीं। आप फर्स्ट ईयर में एक प्रीलिम स्पेशल खरीद लेते हैं और फिर वो पढ़ने के उपयोग नहीं आती,
दूसरों पर इंप्रेशन मारने के उपयोग आती है। उससे 3 साल इंप्रेशन मार मार के आप निकाल देते हैं और उसके बाद आपकी प्री की तैयारी शुरू हो जाती है। तो कुछ नहीं होगा। और अगर हो भी गया, चलो हम ये मान लेते हो जाएगा, तो फिर हमें ये बता दीजिए कि प्री में आपने 100% पेपर कर दिया। चलो ऐसे आ जाओ, 100 पूछेगा और 100 के 100 सही है, उसका उपयोग वो तो उठा के प्री ऐसे रख दिया जाएगा। अब आओ मेंस में, सिलेक्शन तो मेंस से मिलेगा। प्री में 100 में 100 है आपके। इससे हल क्या हुआ? इससे हमें यह बता दीजिए कि यह हल हुआ। और जिस समय हम विस्तार लेना शुरू करते हैं उस समय चेहरों पर जैसी मुर्दनगी होती है, उसे देख देख के हमें बड़ा क्रोध चढ़ता रहता है, अंदर से क्रोध भी चढ़ता है और आपकी बुद्धि पर हंसी भी आती है और साथ ही यह भी लगता है कि अपनी दुर्दशा आपको पता भी नहीं है कि हमारी दुर्दशा है। मजेदार है। इसलिए इसे सिर्फ कथा कहानी की तरह ना सुनिए, ना हम कथा सुनाने के लिए आपको यह बता रहे हैं, ठीक है। इससे पहले जो हुए हैं मेंस जे के, उसमें यही पूछा गया है कि अजमानती अपराध की दशा में जमानत देते समय न्यायालय किन तथ्यों को ध्यान में रखे। तो ये फैक्टर्स हैं जिन्हें न्यायालय को ध्यान में रखना होगा और 437 सबसेक्शन 1 में लिखे नहीं है। और इसके बाद 439 में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट, 439 सीआरपीसी का सेक्शन है, इसका होगा मेरा ख्याल है 483 राशि होगा। 483 है, ठीक है, 483 होना चाहिए। तो 483 में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्तियां अप्रतिबंधित जरूर हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि अजमानती अपराध में जमानत देने के संबंध में जो निर्धारक तत्व निर्धारित किए गए हैं उनका पालन उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय भी करेगा जब वो जमानत देगा। इसका मतलब दीज आर द considerations which will be kept in mind by that court who is going to grant the bail, either that is court of magistrate, meaning thereby the court which is not the high court or court of session, or that is the court of session or high court, कुछ भी हो। तो इसे कहानी की तरह बिल्कुल मत सुनिए, अटेंटिव होकर सुनिए। और आपकी एक और मजेदार बात होती है, वो मजेदार बात होती है कि नोट्स, मेरी ये समझ में नहीं आता कि अगर नोट्स हमने अपनी भाषा में बनवा भी दिए आपको, तो आपको हासिल क्या होगा? क्योंकि मेरी भाषा मेरी है, वो आपको याद नहीं हो सकती। नोट्स हमेशा अपनी भाषा में बनाए जाते हैं, वो आपको याद होंगे। मेरे नोट्स बनवाने से अगर सिलेक्शन होते होते तो मार्केट नोट्सों से पटी हुई है और आपसे बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग भी हैं, वो सब नोट्स खरीद लेते और सब नोट्सों से सिलेक्शन हो गए होते। सब कुछ पढ़ने से आता है, सब कुछ करने से आता है। और नोट्स आप अपनी भाषा में बनाएंगे तब उसका कोई अर्थ होता है, ठीक है। आपको किताब देखनी चाहिए, लेक्चर सुनना चाहिए, और फिर जो जिस्ट आपके दिमाग में आ रहा है उसको आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे, वो आपके काम आ सकता है। सबका अपना अपना स्टाइल होता है। हमने तो जीवन में कभी नोट्स बनाए नहीं और हमें वो जीवन में टीचर समझ में नहीं आया जिसने नोट्स बनवाए। उस टीचर का हमने कभी पीरियड नहीं पढ़ा,
जिसने नोट्स बनवा दिया। नोट्स बनवाने का अर्थ है आप बेवकूफ बना रहे हैं। जो किताब में लिखा वो हम आपके बोलने से नोटबुक पे नोट करने, कागज की, कलम की, समय की, सबकी बर्बादी है। उसका क्या मतलब है? अगर पढ़ना सीधे किताब से पढ़ लो। कॉन्सेप्ट समझाए जाने का मतलब होता है, और वो आपकी नजर में पढ़ा ही नहीं। मजेदार है, पता नहीं किस लोक में रहते हैं। मजेदार है, हम तो देखते हैं। आप ही में से कोई कह रहा था हमसे कि केवल कंपटीशन में धाराएं तो पूछी जाएंगी, तो क्या प्री से सिलेक्शन हो जाएगा? और प्री का भी पेपर उठा लो, उसमें 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन होते हैं सिर्फ धाराओं के, जिनमें सीधे बेयर पूछा हो। उसके अलावा वो भी नहीं होते। और हम तो चलो ये माने ले रहे हैं कि प्री में आपके 100 में 100 होंगे। उससे फायदा बताओ? वो तो जुड़ेगा भी नहीं, उससे तो सिलेक्शन होना ही नहीं। मेंस में आप क्या करेंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं है? यह बता दीजिए। और बिना मेंस के क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे आपके घर पे? ठीक है, सिलेक्शन अपॉइंटमेंट लेटर लेके, तो इसलिए विस्तार से पढ़ने की आदत डालिए। और ये शांति काल है, पढ़ा शांति काल में जाता है। जब एग्जामिनेशन होता है उसमें पढ़ा नहीं जाता, उसमें दोहराया जाता है। पढ़ा इस काल में जाता है जब कोई एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तब पढ़ा जाता है, और पूरे विस्तार से पढ़ा जाता है। ठीक है, तभी कुछ हो सकता है। तो अजमानती अपराध की दशा में कब कब जमानत दी जाएगी, क्या क्या कंसीडरेशन ध्यान में रखे जाएंगे, इसकी चर्चा कल हम लोगों ने की थी। लेकिन किंतु लगाकर कहता है, यदि यह विश्वास करने के उचित आधार प्रतीत होते हैं कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है, तो वह इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इसी लाइन में छोड़ने की शक्ति भी है। कल भी हमने कहा था कि आप कचहरी में जाएंगे तो बड़ा इस बात की चर्चा होती रहेगी कि मजिस्ट्रेट को ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन मामलों में, जो कि अक्सर मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय होते हैं, उनमें बेल देने की ताकत नहीं होती। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है इस पर कहीं पर नहीं लिखा है। उसने ये कहा कि किंतु यदि यह विश्वास करने के उचित आधार प्रतीत होते हैं कि ऐसा व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है, तो वह इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा। इसका मतलब आप सिर्फ कहते हैं या आप सिर्फ लिखकर ले आए कि वो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने का दोषी है, और हम उसे जमानत पर नहीं छोड़ेंगे। हम मीनिंग देर भाई वो न्यायालय जो उच्च न्यायालय नहीं है, सेशन न्यायालय नहीं है, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय है। इस भिन्न न्यायालय में विशेष जो न्यायालय वो भी आए और मजिस्ट्रेट का न्यायालय भी आया। मजिस्ट्रेट का न्यायालय सिर्फ उस दशा में उस व्यक्ति को जमानत पर नहीं छोड़ेगा जिस पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, जबकि अभियोग के समर्थन में कुछ ऐसा साक्ष्य हो जो यह विश्वास करने के लिए उचित आधार पैदा करता हो कि ऐसा व्यक्ति इस अपराध का दोषी है। इन शब्दों का अर्थ ऐसे भी निकलेगा कि भले ही इस व्यक्ति पर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने का अभियोग है, लेकिन फिर भी अगर इस अभियोग के समर्थन में ऐसा साक्ष्य नहीं है जो इस विश्वास के लिए उचित आधार उत्पन्न कर दे कि इस व्यक्ति पर लगाया गया आरोप ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को भी
वो न्यायालय जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय से भिन्न है जमानत पर छोड़ देगा। इसके अर्थ ऐसे भी निकलेंगे, जैसे हमने आपसे कहा था कि किसी भी व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब यह भी निकलेगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से किसी भी व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन किया जा सकता है। यह भी निकलेगा इसका अर्थ। आप शाम को पानी नहीं पिएंगे, इसका अर्थ यह भी हुआ कि शाम को छोड़कर सारे समयों पर आप पानी पी सकते हैं। तो अगर उसने ये कहा कि यदि ऐसा व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करके जो लाया गया है या जो हाजिर हुआ है उस न्यायालय के समक्ष, जो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय से भिन्न है, यह थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया गया या निरुद्ध किया गया, ठीक है, यदि इस पर लगाया गया अभियोग मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है और इस अभियोग के समर्थन में, ठीक है, विश्वास किया जाए, इसके लिए उचित आधारों को उत्पन्न करने वाला साक्ष्य मौजूद है तो नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं है तो छोड़ा जाएगा। तो यह बात कहां से आ गई कि साहब वो न्यायालय जो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय से भिन्न है, अर्थात मजिस्ट्रेट का न्यायालय ट्राइबल बाई सेशन कोर्ट मामलों में जमानत दे ही नहीं सकता, यह कहां पर आ गया? ये तो कहीं आया नहीं, ये तो पहली नजर में आ गया कि अभियोग आपने किस अपराध का लगा दिया। इससे मतलब क्या है? जो अभियोग आपने लगाया उसके समर्थन में विश्वास योग्य आधार उत्पन्न करने वाला कोई साक्ष्य है या नहीं है, इस पर मामला डिपेंड करेगा। अगर नहीं है तो छोड़ा जाएगा, है तो ऐसा व्यक्ति जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन फिर भी है विश्वास योग्य साक्ष्य मौजूद है, फिर भी छोड़ दिया जाएगा। कब? ठीक है, आप दो के बाद परंतु देखें, लिखा है परंतु न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा कि खंड 1 या खंड 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाए यदि ऐसा व्यक्ति बालक है या कोई महिला है या कोई रोगी या शिथिलांग व्यक्ति है। इसका मतलब यह हुआ कि यह बात सिरे से गलत है, सिरे से, कि मजिस्ट्रेट को ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन मामलों में जमानत देने का हक नहीं है। ट्राइबल बाई कोर्ट ऑफ सेशन तो छोड़ो, उसे प्रत्येक मामले में जमानत देने का हक है। और कभी आपकी बुद्धि में यह बात फंसती नहीं है कि जो दे ही नहीं सकता कोई चीज, उससे कोई चीज मांगी क्यों जाएगी? अरे भाई, कभी बुद्धि में यह भी तो फंसे। हम वकील लोग देखते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन में आते हैं, 304B का मामला होता है, पूछते कि क्या करते हो तुम, और वो ये क्यों पूछते हैं? इसलिए ताकि ये साबित किया जा सके कि इंफॉर्मेंट की वो हैसियत नहीं है जो हैसियत उस दहेज के, ठीक है, उस दहेज, जिस दहेज को मांगने की बात वो खुद से कर रहा है, उस दहेज को देने लायक हैसियत इस वादी की नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए उसकी आर्थिक दशा के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है, ताकि यह साबित किया जा सके कि चूंकि इनकी हैसियत ही नहीं है ऐसी कि ये दहेज दे सकें, तो हम मांगेंगे क्यों। और ये आप आर्गुमेंट में भी कहते हैं। तो आपके दिमाग में कभी ये नहीं फंसता, कभी तो सोचो कि जब आप मजिस्ट्रेट के यहां हर मामले में पहली जमानत कहां मांगते हो? मजिस्ट्रेट के यहां। तो अगर वो दे ही नहीं सकता तो मांगने काहे गए हो?
मैं मांगने का है। और अजमानती अपराध की दशा में आपका तर्क क्या है? अजमानती अपराध की दशा में आपका तर्क ही है कि हमने यह अपराध नहीं किया है, और पत्रावली पर यानी रिकॉर्ड पर यानी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने ऐसा कोई साक्ष्य कलेक्ट नहीं किया है जो इतना क्रेडिबल हो जिसके आधार पर यह माना जा सके कि मेरे ऊपर लगाया गया अभियोग सच है। यही तो आपका पहला आर्गुमेंट होता है, और यही आप सेशन कोर्ट में कहते हैं कि सीडी पढ़ लीजिए श्रीमान जी, ये स्टेटमेंट नोट है, ये स्टेटमेंट नोट है, और इसके आधार पर यह साबित होता है कि सब झूठ बोल रहे हैं। यही तो आपके आर्गुमेंट है। और जब ये आपके आर्गुमेंट है तो मजिस्ट्रेट बेल क्यों नहीं दे सकता? लेकिन आपके दिमाग में कभी नहीं आता। अजब कहानी है, अजीब कहानी है कानून की। आप कर कुछ रहे और कह कुछ रहे, और आपका विश्वास कुछ है। आपका विश्वास यह है कि मजिस्ट्रेट जमानत नहीं दे सकता, और उसी से जमानत मांगने पहुंचे हैं। जरा अपने बारे में सोचिए तो कि आपकी दशा है या दुर्दशा है? ये तो दुर्दशा है, ये तो दुर्दशा है। अजीब कहानी है। ठीक है, सीधी बात। उसने लिखा कि अगर विश्वास योग्य आधार हैं तो नहीं देगा, और आपका आर्गुमेंट क्या है कि विश्वास योग्य आधार नहीं है, और वाकई ना हो तो वो क्यों नहीं देगा, या वो क्यों नहीं दे सकता? और विश्वास योग्य आधार हो भी तो भी अगर आप उसके लिए जमानत मांगने गए हैं जो 16 वर्ष से कम आयु का बालक है, स्त्री है, रोगी है या शिथिलांग है, तो दे सकता है। ठीक है, दे देगा ये नहीं, दे सकता है। और जब दे सकने का निर्णय लेगा तो वही 10-12 कंसीडरेशन फिर आ जाएंगे। स्त्री, रोगी, शिथिलांग, 16 वर्ष से कम आयु का बच्चा, इसे वो जमानत देगा ही, ये नहीं लिखा है, दे सकता है। और कब देना चाहिए कब नहीं देना चाहिए तो 10-12 कंसीडरेशन देखे जाएंगे। अब सवाल यह है कि ये जो लिखा है कि वो अपराध जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है, इस शब्द के क्या अर्थ है? इस शब्द के भी दो अर्थ हो सकते हैं। जैसे हत्या मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है, यानी एक अपराध जिसमें एक दंड मृत्यु है और दूसरा दंड आजीवन कारावास। क्या इस अपराध को यह शब्द आशयित है, या फिर उन सारे अपराधों को यह शब्द आशयित है जिनमें एक दंड मृत्यु है, ठीक है, और दूसरा दंड आजीवन कारावास है? जैसे हत्या में मृत्यु दंड है लेकिन 467 में आजीवन कारावास है। ठीक है, तो मृत्यु या आजीवन कारावास। तो इस या को यहां पर हम कैसे पढ़ें? डिसजंक्टिव के रूप में पढ़ें या कंजंक्शन के रूप में पढ़ें? अगर हम कंजंक्शन के रूप में पढ़ रहे हैं तो क्या होगा? जो मजिस्ट्रेट की बेल देने की शक्ति है बढ़ जाएगी, फिर वो केवल उन्हीं अपराधों में बेल नहीं देगा जिनमें मृत्यु या आजीवन कारावास अल्टरनेटिवली दिए गए। बाकी जिनमें अकेले आजीवन कारावास दिया गया, जैसे 467 या 409, उनमें भले ही अभियोग के समर्थन में विश्वास योग्य साक्ष्य हो तो भी उन 10-12 कंसीडरेशन का ध्यान रखकर किसी को भी बेल देने के लिए वो अधिकृत हो जाएगा, चाहे वो बेल मांगने वाला स्त्री, रोगी, शिथिलांग, 16 वर्ष से कम आयु का हो या न हो। ठीक है ना? और अगर या को अलग अलग पढ़ लें तो उसकी बेल देने की शक्ति और संकुचित हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि वो उन अपराधों में जिनमें मृत्युदंड एक दंड है,
और उन अपराधों में जिनमें आजीवन कारावास एक दंड है, दोनों में उन दशाओं में बेल स्त्री, रोगी, शिथिलांग और 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को छोड़कर नहीं देगा किसी को भी, ठीक है, यदि अभियोग के समर्थन में विश्वास योग्य साक्ष्य उपलब्ध है। ठीक है ना, ये दोनों स्थितियां अलग अलग हो जाएंगी, मृत्यु या आजीवन कारावास। इस शब्द का क्या अर्थ है, यह भी समस्या आई है। और अभी उच्चतम न्यायालय ने अभी लेटेस्ट निर्धारित कर दिया हो तो नहीं मालूम, लेकिन अब तक इस विषय पर उच्चतम न्यायालय का कोई मत उपलब्ध नहीं था। विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस पर अपनी अपनी व्यवस्थाएं दी थी। केरल उच्च न्यायालय ने यह तय किया था कि चूंकि बेल का कानून अभियुक्त के पक्ष में जाना चाहिए और यदि दो इंटरप्रिटेशन संभव है तो अभियुक्त के फेवर में इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, तो इसलिए इन शब्दों का यह अर्थ लेना चाहिए कि केवल मजिस्ट्रेट उन अपराधों में अभियोग के समर्थन में विश्वास योग्य साक्ष्य होने पर बेल स्त्री, रोगी, शिथिलांग और 16 वर्ष से कम आयु व्यक्ति के छोड़कर किसी को भी नहीं देगा जिनमें मृत्यु या आजीवन कारावास अल्टरनेटिवली दिए गए हैं, जैसे हत्या। अगर मृत्यु एक दंड के रूप में और आजीवन कारावास दूसरे दंड के रूप में उपलब्ध है तो आजीवन कारावास के मामलों में मजिस्ट्रेट को किसी को भी बेल देने की ताकत होगी, भले ही अभियोग के समर्थन में विश्वास योग्य साक्ष्य हो, उन 10-12 कंसिडरेशन को ध्यान में रखकर, क्योंकि यही निर्वचन अभियुक्त के पक्ष में है। इससे बेल देने की शक्ति बढ़ती है ना मजिस्ट्रेट की, और उससे कम हो जाएगी। ठीक है, यह निर्वचन केरला हाईकोर्ट का है। शेष उच्च न्यायालय इससे सहमत नहीं है और उनका कहना कि नहीं, जिस अपराध में मृत्यु एक दंड है या जिस अपराध में आजीवन कारावास दंड है, दोनों में से किसी में भी स्त्री, रोगी, शिथिलांग, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे को छोड़कर अगर अभियोग के समर्थन में विश्वास योग्य साक्ष्य है तो मजिस्ट्रेट बेल नहीं देगा। हां, स्त्री, रोगी, शिथिलांग या 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे की बात अलग है, उन्हें वो उस दशा में भी बेल देगा जिस दशा में अभियोग के समर्थन में विश्वास योग्य साक्ष्य है और अभियोग मृत्युदंड या जीवन कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित। शेष लोगों के संबंध में स्थिति डिफर हो जाएगी। लेकिन आपका तर्क यही होता है कि विश्वास योग्य साक्ष्य नहीं है, और अगर आपका तर्क यह है और आप ऐसे व्यक्ति के पक्ष में बेल मांगने गए हो जो स्त्री, रोगी, शिथिलांग या 16 वर्ष से कम आयु का नहीं है, तो मजिस्ट्रेट को, यानी वो न्यायालय जो सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय से भिन्न है, उसे पूरी तरह बेल देने की ताकत है। ठीक है, और सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय, इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के न्यायालय भी आ जाएंगे, क्योंकि 167 सबसेक्शन 2 जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के समक्ष भी रिमांड जाएगा कतिपय स्थितियों में, और बेल उसी क्षण मांगी जाएगी जिस क्षण आप अभिरक्षा में आ जाएंगे, यदि बेल मांगने का आपका अधिकार है। इसीलिए यहां पर शब्द प्रयोग हुआ उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय से भिन्न न्यायालय। विधायिका कोई भी काम फालतू में नहीं करती। तो आपका एक स्थिति। दूसरी स्थिति, यदि ऐसा अपराध कोई संज्ञेय अपराध है और ऐसा व्यक्ति मृत्यु, आजीवन कारावास या 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए पहले दोष सिद्ध किया गया, या वह 3 वर्ष या उससे अधिक है किंतु 7 वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए 2 या अधिक अवसरों पर पहले दोष सिद्ध किया गया है, तो भी वह इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा। आपसे यह भी पूछा जाता है कि वे न्यायालय जो सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय से भिन्न है या मजिस्ट्रेट के न्यायालयों की दंड देने, वो बेल देने की शक्ति पर क्या प्रतिबंध है, तो प्रतिबंध 1 और 2 दोनों लिखने पड़ेंगे।
और वो जो 10-11 कारक हमने बताए थे, उसमें एक कारक ये भी है कि बेल देते समय सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ये भी देखेगा, या वो न्यायालय जो सेशन कोर्ट हाई कोर्ट नहीं है किंतु बेल की सुनवाई कर रहा है, ये भी देखेगा कि यदि हम व्यक्ति को बेल पर छोड़ दें तो उसके द्वारा अपराध को पुनः करने की संभावना ये कितनी, ठीक है, ये भी एक कंसीडरेशन होगा, ठीक है। और आप देखते हैं कचहरी में इसीलिए क्रिमिनल हिस्ट्री मंगाई जाती है, इसीलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने निर्धारित किया है कि बेल देते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जाएगा कि इनके द्वारा रिपीटेशन ऑफ ऑफेंस, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो हम दर्शित करते हैं कि सब पहले इस अपराध में जेल गए, जमानत पर छोड़ा गया, फिर इन्होंने यही किया, फिर हमने इन्हें जेल भेजा, फिर जमानत मिली, फिर इन्होंने यही किया, ठीक है। इसलिए इन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए, इसीलिए मंगाई जाती है, क्योंकि 10-12 कंसिडरेशंस में एक कंसिडरेशन वो भी है। और आपका उत्तर क्या होता है? आपका उत्तर होता है हमें आज तक किसी भी अपराध के लिए दोषी सिद्ध नहीं किया गया, ये आपका उत्तर होता। क्यों? क्योंकि सबसेक्शन 2 मनाही तब करता है बेल के लिए जबकि आप 7 वर्ष या उससे ज्यादा के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए एक अवसर पर, और 7 वर्ष से कम और 3 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए 2 अवसरों पर मिनिमम, 2 से ज्यादा, 1 से ज्यादा तो वो अलग बात है, मिनिमम न्यूनतम दिया जाता है कानून। न्यूनतम आप इतने अवसरों पर दोषी सिद्ध हो चुके हैं, तो भले ही इस बार जिस अपराध में आप बेल मांगने आए हैं वो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध नहीं है, यानी सबसेक्शन 1 से वो गवर्न नहीं हो रहा, फिर भी मजिस्ट्रेट आपको बेल नहीं देगा, क्योंकि लिखा है ना, किंतु वह इस प्रकार जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा यदि सबसेक्शन 1 और फिर सबसेक्शन 2। तो सबसेक्शन 2 की पोजीशन आ गई तो भी वो जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन भले ही सबसेक्शन 2 की भी पोजीशन आ गई, किंतु अगर मृत स्त्री, रोगी, शिथिलांग या फिर 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है तो उसे जमानत पर छोड़ा जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि परंतुक में दोनों उसने लिखे हैं, ठीक है। 437 सबसेक्शन 1 का जो परंतुक है उसमें दोनों बातें लिखी हैं, परंतु न्यायालय यह निर्देश दे सकेगा कि खंड 1 या खंड 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाए यदि ऐसा व्यक्ति बालक है, ठीक है, या कोई महिला है, या कोई रोगी या शिथिलांग व्यक्ति, ठीक है, ये हो गया। तो दोनों के संबंध में, और आपने बहुत बार इस सवाल का जवाब दिया है, और एलएलबी में तो हर ही साल देते हैं, क्योंकि सवाल ही हर साल आता है कि जमानती अपराध की दशा में बेल देने की शक्तियां। और जरा अब अपने अपने दिलों पर हाथ रखो, कितनी बार ये सब लिखा है? कभी नहीं, कभी नहीं। एक आध ने लिखा हो तो हम कोई गारंटी भी नहीं ले रहे हैं, हो सकता है कोई एक आध हो जिसने लिखा हो, उम्मीद हमें कोई नहीं है, क्योंकि टीचिंग हमने भी की है और खड़े होकर हमने भी आपकी कापियां देखी हैं जब आप लिख रहे होते हैं, ठीक है, कुछ भी सही नहीं होता उसमें, और फिर भी आप पास होते हैं और आपकी धारणा मजबूत होती है इससे कि हमें कानून आ रहा है। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस फील्ड का, इस फील्ड का दुर्भाग्य यही है। और मजेदारी यह कि उसके बाद भी आप करते जाते हैं, और जो करते जाते हैं उसी पे आपका विश्वास नहीं। आप मजिस्ट्रेट क्या बेल मांगने जा रहे हैं? अरे भाई, जो देगा ही नहीं आपको उसके जा क्यों रहे हो मांगने? ये तो सामाजिक जीवन का सत्य है,
कि जो देगा ही नहीं, कुछ भी दे ही नहीं सकता, तो कोई मांगेगा ही क्यों? लेकिन आप मांगते भी रोज हो और बताते हो उन्हें ताकत ही नहीं। ठीक है, ये अजीब सी कहानी है। जबकि आप 437 सबसेक्शन 1 जहां उनकी ताकत है, वहां आप देखें क्लियर ताकत है, क्लियर ताकत है। और अगला परंतुक तो और गजब ढाता है। अगला परंतुक कहता है कि यदि न्यायालय के पास विशेष कारण हैं किसी व्यक्ति के पक्ष में, यानी आप जिस व्यक्ति की बेल मांगने गए हो उस व्यक्ति के साथ कोई विशेष स्थिति है और वो विशेष स्थिति आप समझा पाए उस न्यायालय को जो उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय से भिन्न है, तो भले ही अभियोग के समर्थन में ऐसा साक्ष्य मौजूद है जो अभियोग को सत्य प्रतीत होने के लिए उचित आधार उपलब्ध कराता है, या भले ही जिस व्यक्ति के लिए आप बेल मांगने गए हो वो पूर्व में आजीवन कारावास, मृत्युदंड या फिर 7 वर्ष से अधिक के कारावास के लिए एक अवसर पर, और या फिर 7 वर्ष से कम किंतु 3 वर्ष से अधिक के कारावास के लिए 2 अवसरों पर दंडाधिष्ठ हो चुका है, इसके बाद भी उस व्यक्ति को बेल मिल जाएगी, जबकि वो बालक भी नहीं है, स्त्री भी नहीं है, रोगी भी नहीं है, शिथिलांग भी नहीं है, वो एक सामान्य व्यक्ति है। बस उसके साथ एक विशेष स्थिति है। वो विशेष स्थिति कानून में डिफाइन नहीं की, क्योंकि यही राइट टू डिस्क्रिप्शन होता है कोर्ट को, उसके साथ एक विशेष स्थिति है और वो विशेष स्थिति आप समझाने में कामयाब हो। ठीक है, हम पर अभियोग लगा, संकलित हुआ साक्ष्य विश्वास योग्य है, लेकिन अभी विश्वास योग्य दिखता है, अभी क्रॉस एग्जामिनेशन तो हुआ नहीं, तो हो सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन उड़ के रह जाए। और इसी समय ठीक है देश का युद्ध शुरू हो गया और हम मिसाइल मैन हैं, ये एक विशेष स्थिति है, हम एक कल्पना कर रहे हैं। तो वो न्यायालय जो उच्च न्यायालय सेशन न्यायालय से भिन्न है, जबकि ना हम 16 वर्ष से कम आयु के हैं, ना स्त्री है, ना रोगी है, ना शिथिलांग है, ना कुछ नहीं है, फिर भी बेल दे सकेगा। क्या कहता है परंतु देखें, परंतु ये और की न्यायालय यह भी निर्देश दे सकेगा कि खंड 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाए। सॉरी, खंड 2, केवल खंड 1 की बात नहीं की है उसने, इस विशेष स्थिति के लिए खंड 1 की बात नहीं की, खंड 2 की ही की। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंगली आप मेरी बात को संशोधित कर लेंगे। ठीक है ना, यानी पूर्व में 2 सिद्ध हैं और विशेष स्थिति मेरे साथ है, तो फिर क्या है, परंतु यह और कि न्यायालय यह भी निर्देश दे सकेगा कि खंड 2 में निर्दिष्ट व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाए यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी अन्य विशेष कारण से ऐसा करना न्यायोचित तथा ठीक है। किसी अन्य कारण से, पहली वाली स्थिति केवल स्त्री, रोगी, शिथिलांग और 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए ही उपयोग होगी, या फिर सामान्य व्यक्ति के लिए तब उपयोग होगी जब अभियोग के समर्थन में उचित साक्ष्य न हो। लेकिन दूसरी वाली स्थिति, स्त्री, रोगी, शिथिलांग, इनके लिए तो उपयोग होगी ही होगी, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए भी उपयोग हो जाएगी यदि अन्य किसी विशेष कारण से वैसा करना उचित हो। ठीक है, तो आपका ये, परंतु ये और भी कि केवल यह बात कि अभियुक्त की आवश्यकता अन्वेषण में साक्षियों द्वारा पहचाने जाने के लिए यह प्रथम 15 दिन से अधिक की पुलिस अभिरक्षा के लिए हो सकती है, जमानत मंजूर करने से इनकार के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगी, और यदि वह अन्यथा जमानत पर छोड़े जाने के लिए हकदार है और वह यह वचन देता है कि वह ऐसे निर्देशों का जो न्यायालय द्वारा दिए जाएं अनुपालन करेगा। यानी आप जस्ट फॉर पर्पसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जमानत के लिए डिनाई नहीं करेंगे। क्यों? जमानत की तो यह शर्त ही होती है कि आप अन्वेषण में सहयोग करेंगे,
और नहीं करेंगे तो देयर इज ए प्रोविजन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ बेल। ठीक है ना, फिर तो कैंसिलेशन के लिए प्रोविजन है। तो पुलिस रिमांड की जरूरत हो सकती है, पीसीआर यानी पुलिस कस्टडी रिमांड ये चाहिए हो सकता है, या शिनाख्त के लिए साक्षियों द्वारा शिनाख्त किए जाने के लिए अभियुक्त की जरूरत हो सकती है। सिर्फ इसलिए जमानत को डिनाई नहीं किया जाएगा, सिर्फ इसलिए। कानून में सिर्फ शब्द महत्व का होता है, अन्य कोई कारण नहीं है, केवल इतनी थी बात। अन्य कारण है और यह भी बात है, तब बात अलग है, तब तो इनकार किया जाएगा। लेकिन केवल यही कारण है तो फिर कुछ नहीं, तो जमानत मिलेगी। आगे कहता पढ़ो तो यह भी कि किसी भी व्यक्ति को यदि उस द्वारा किया गया अभिकथित अपराध मृत्यु, आजीवन कारावास है, 7 वर्ष अथवा इससे अधिक के कारावास से दंडनीय है, तो लोक अभियोजक को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना इस उपधारा के अधीन न्यायालय द्वारा जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा। यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसे इंफॉर्मेशन देना कब जरूरी है? जब मृत्यु, आजीवन कारावास, 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध है। तो लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिए बिना, अब सुनवाई का अवसर आपने दिया, इस समय वो तैयारी नहीं है। भाई हमें मालूम है कि आप जमानत के लिए एप्लीकेशन दे दोगे, हमें यह मालूम है कि हमारे अभियोग के समर्थन में उचित आधार है, हमें गिरफ्तारी की है, यह हमें मालूम है। लेकिन हमें यह क्या मालूम कि आप क्या करोगे। इसलिए जब आप बेल एप्लीकेशन मूव करते हो, तत्काल लोक अभियोजक वहां क्या करता है कि सर हमें समय चाहिए, ठीक है, जमानत के निस्तारण के लिए जो प्रपत्र जरूरी हैं वो मंगवाने के लिए, और उसे समय मिलता है। क्योंकि सुनवाई का मतलब क्या होता है? युक्ति संगत सुनवाई। ये नहीं कि सुनाओ, कैसे सुनाए जब हमारे पास कुछ है ही नहीं। और वहां टाइम इसलिए लोक अभियोजक को दिया ही जाता है। और व्यवहारिक बात करें तो लोक अभियोजक इसके लिए आपसे पैसे भी खूब ऐंठते हैं, इसी बात को तो पैसे मांगते हैं, ठीक है, कि अगली डेट पे है। ये तो हम मांग ही रहे। अब जो डेट हमें मिलेगी उस पर हम कह देंगे कि थाने के इंस्पेक्टर साहब तो गवाही में हाईकोर्ट गए हुए थे। हाईकोर्ट में गवाही नहीं होती, लेकिन हम एक बात यूं ही कह रहे हैं। और फिर सुनवाई के लिए युक्ति संगत अवसर दिया जाएगा तो दूसरी डेट मिलेगी, तो आप तब तक कहां रहेंगे? जेल। ठीक है, तो सुनवाई का अवसर दिए बिना, ये मामले गंभीर है, इनमें बिना लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर दिए कोई बेल नहीं दी जाएगी। मैंडेटरी सेक्शन है, यानी अगर मैंडेटरी सेक्शन इसका वायलेशन हुआ तो रिवीजन भी आएगा, क्योंकि फिर कार्रवाई अवर न्यायालय की आपने नियमित रूप से नहीं चलाई है। नियमित रूप से कार्रवाई यह थी कि आप टाइम देते, आपने नहीं की, ठीक है। हालांकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मत यह है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई केस ला कोर्ट किए और उनका मत यह है कि जमानत ऑर्डर इंटरलोकेटरी है, इसलिए रिवीजन नहीं आएगा, आपको कैंसिलेशन में आना चाहिए। 439 जो सीआरपीसी 483 सब सेक्शन 2 हो गया। लेकिन उन्हीं केस क्लास के आधार पर बंबई उच्च न्यायालय का मत यह है कि बेल का जो मामला है यह इंटरलोकेटरी नहीं है, और जब इंटरलोकेटरी नहीं है तो चाहे मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएरी हो और चाहे फाइनल हो, रिवीजन होगा। हम लोग रिवीजन पढ़ के आए और हम बंबई उच्च न्यायालय के मत से ज्यादा सहमत हैं, क्योंकि इंटरलोकेटरी का मतलब होता है पक्षकारों के अधिकारों पर कोई प्रभाव आदेश का पड़े ही ना, जबकि पड़ता है जमानत के आदेश का। और कैंसिलेशन अलग बात है, ठीक है, और जमानत आदेश का रिवीजन दूसरी बात। कैंसिलेशन में जब आप गए तो आपका जो प्राइमरी कहना है वो कहना यह है कि जिस समय यह आदेश किया गया
उस समय यह आदेश ठीक था, किंतु अब परिस्थितियों में परिवर्तन है, इसलिए इसे कैंसिल कर दिया जाए, यह कहना है आपका। और जब आप रिवीजन में पहुंचे तो आपका कहना यह है कि जिस समय यह आदेश किया गया उसी समय यह गलत था, उस समय किया ही नहीं जा सकता, यह कहना है आपका। तो दोनों बातें अलग अलग हो गई और हम इस बात से ज्यादा सहमत कि लोक अभियोजक को अगर सुनवाई का अवसर नहीं मिला तो रिवीजन आना चाहिए, हम इस बात से अधिक सहमत हैं। अब आप कह देंगे आपकी असहमति का मतलब क्या, तो हमारी असहमति का तो मतलब है, प्राइमरी असहमति तो यहीं से पैदा होती, तब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है मसला। मैं पहुंचता तो सुप्रीम कोर्ट ही तक है ना, तभी तो कुछ डिसाइड होता है। तो मेरी सहमति इसी बात से है कि रिवीजन ही आना चाहिए, क्योंकि लिखा क्या है, लोक अभियोग को बिना सुने आप अवसर नहीं करेंगे, आपने कर दिया तो यह आदेश तो शुरुआत से गलत है। यह आदेश सही कब से है, तो शुरुआत से गलत है। आपने प्रक्रिया को फॉलो कहां किया, तो रिवीजन होना चाहिए। लेकिन ये एक इशू है, हमने आपको सामने दोनों व्यू रख दिया। ये जमानत दी जाएगी, ठीक है, 437 सबसेक्शन 1, इतना 437 सबसेक्शन 1 में ही लिखा है और इसे याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ या निरुद्ध हुआ थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा या उस न्यायालय के समक्ष लाया गया है, हाजिर हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जमानत पर छोड़ा जा सकता है। तो कंसिडरेशन आ गए, नहीं छोड़ा जाएगा, पहला। और दूसरा, ठीक है, पहले और दूसरे की कोई स्थिति हो फिर भी स्त्री रोगी शिथिलांग छोड़े जा सकते हैं। दूसरे की स्थिति हो तो स्त्री रोगी शिथिलांग के अलावा छोड़े जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अन्वेषण में जरूरत है साक्ष्यों द्वारा पहचाने जाने के लिए, यह उचित आधार नहीं है बेल को निरस्त करने का, ठीक है। लोक अभियोजक को सुनवाई से पूर्व, ठीक है, उनका बेल की सुनवाई से पूर्व उचित अवसर दिया जाएगा। हो गया 437 सबसेक्शन 1, ठीक है। और यह पूरा लिखा जाना चाहिए, ठीक है, तब कोई बात बनती है। अब 437 सबसेक्शन 2 से आगे प्रक्रिया वो बता रहा है कि जब अजमानती अपराधों की दशा में आप बेल देंगे तो वो 10-12 कंसिडरेशन तो है ही, वो तो 437 सबसेक्शन 1 में ही है। अब एडिशनल कंसिडरेशन शुरू होंगे। 437 सबसेक्शन 2 देखें क्या कहता है, कहता है यदि ऐसे अधिकारी या न्यायालय को यथास्थिति अन्वेषण जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में यह प्रतीत होता है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार नहीं है कि अभियुक्त ने अजमानती अपराध किया है, किंतु उसके दोषी होने के बारे में और जांच करने के लिए पर्याप्त आधार है, तो अभियुक्त धारा 494 के उपबंधों के अधीन रहते हुए और ऐसी जांच लंबित रहने तक जमानत पर या ऐसे अधिकारी या न्यायालय के स्वविवेक के अनुसार इसमें इसके पश्चात उपबंधित प्रकार से अपने हाजिर होने के लिए बंध पत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा। यानी चाहे क्या चल रहा है, अन्वेषण, जांच या विचारण, कुछ भी चल रहा है, आपको मालूम है अन्वेषण 24 घंटे में समाप्त नहीं होगा तो माल आएंगे, फिर फर्स्ट टाइम 15 दिन के लिए एक्सटेंड होगा, सेकंड टाइम भी 15 दिन के लिए एक्सटेंड होगा और मैक्सिमम 90 डेज या 60 डेज तक जाएगा, ठीक है। अगर 90 डेज 60 डेज में पूरा नहीं हुआ तो अनिवार्य रूप से वहां बेल मिल जाएगी 187 सबसेक्शन 2 और 167 सबसेक्शन 2 के मुताबिक अनिवार्य रूप से बेल मिल जाएगी और वो बेल इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए दी गई बेल मानी जाएगी। ये भी लिखा है, ऐसे माना जाएगा मानो इसी अध्याय के अंतर्गत वो बेल दी गई, तो बेल मिल गई आपको। अगर और अन्वेषण फिर भी चलता रहेगा, ठीक है ना, लेकिन अगर 90 दिन या 60 दिन में ही चार्जशीट आ गई तो अन्वेषण खत्म, ठीक है। अब जांच चलेगी क्योंकि 210 में संज्ञान हो न हो इस सब के लिए
आपको आहूत किया जाए न किया जाए, 224 में, शायद 224 ही है, ठीक है, उसमें आहूत किया जाए न किया जाए, जो पुरानी 204 थी, इसके लिए जांच चलेगी और फिर उसके बाद आरोप की विरचना तक जांच होकर और फिर विचारणा भी शुरू होगा। ठीक है, इस सबके बीच कभी भी जब 210 पर कॉग्निजेंस ले रहे थे तो यह लग सकता है कि तो जमानती अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि जो आईओ ने लिख दिया उसमें संज्ञान तो नहीं होगा, संज्ञान तो अपराध का होगा, और वो अपराध जो अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से बनता हुआ प्रतीत हो उसमें होगा। ठीक है, तो हो सकता है उस जांच में ये लगे कि अजमानती अपराध का दोषी नहीं है। जब आरोप की विरचना करें तब पता लगे, क्योंकि चलो उस समय तो आप अकेले जांच कर रहे थे, यानी मजिस्ट्रेट उस समय अकेले जांच कर रहा था। जब आरोप की विरचना होगी उस समय अभियुक्त का वकील वो भी हाजिर होगा, वो अपनी बात कहेगा, उस समय लग सकता है कि अजमानती अपराध का दोषी नहीं है। आप जब लाए थे अन्वेषण में 24 घंटे में समाप्त न होने पर हमने 15 दिन के लिए रिमांड कर दिया था, उसके बाद पता लगा, यानी 90 दिन और 60 दिन की अवधि पूरी होने से पहले यह पता लगा कि अजमानती अपराध का दोषी नहीं। पता लगा मीनिंग देर भाई, ऐसा लगा, ऐसा प्रतीत हुआ। अब आगे यह भी हो सकता है कि अजमानती अपराध का ही निकले, यह भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है। वही विचारण में अभी नहीं है, साक्ष्य आना शुरू होगा, पता ये लगे तो अजमानती अपराध का ही है। तो आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन के, ठीक है, सेक्शन थे, हम लोगों ने पढ़े थे 216 पुरानी सीआरपीसी में, आरोप में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन फिलहाल यह लग रहा है कि अजमानती अपराध का दोषी नहीं है। तो आपका 437 सबसेक्शन 2 या 480 सबसेक्शन 2 विचारण न्यायालय को या जांच या अन्वेषण चलाने वाले न्यायालय को, जो सेशन न्यायालय उच्च न्यायालय नहीं है, क्योंकि ये तो उसी से संबंधित है ना, ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ने की ताकत दे रहा है। और जमानत पर छोड़ने के लिए 494 जिसमें आप बेल बॉन्ड फाइल करते हो, आगे आएगा सेक्शन, ठीक है, पुरानी सीआरपीसी में शायद 445 है, शायद, मैं याद नहीं पड़ता। आप कचहरी में बेल बॉन्ड फाइल करते हो तब छूटता है ना, ये लिखा हुआ है कि कचहरी में बेल बॉन्ड आप फाइल करते हो, ये लिखा है कि बेल बॉन्ड जब फाइल किए जाएंगे तब छूटेगा। तो वही वो कह रहा है 494 को बंदों के अधीन रहते हो, यानी प्रतिभूओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने पर ऐसा व्यक्ति छोड़ दिया जाए। ये 437 सबसेक्शन 2 और 437 सबसेक्शन 3 कहेगा, ठीक है, कि कुछ शर्तें इस व्यक्ति पर लगाई जा सकती हैं जो जमानत पर छूट रहा है। क्या शर्तें? जब कोई व्यक्ति जिस पर ऐसे कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष की या उससे अधिक की है, दंडनीय कोई अपराध, यानी सारे मामलों में नहीं, सारे मामलों में नहीं, स्पेसिफिक मामले, ये भी पूछा जाता है पुछल्ला लगा के क्वेश्चन में कि वे कौन से मामले हैं जिनमें जमानत देते समय जमानत प्रदान करने वाला न्यायालय शर्तें लगा सकता है। तो पहला 7 वर्ष या उससे अधिक का कारावास प्रोवाइड था और उसमें आपको जमानत दी गई, या भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्याय 6, यह हमारे ख्याल से मानव शरीर के विरुद्ध अपराधों का मामला होगा या राज्य के विरुद्ध अपराधों का होगा। अध्याय 7, क्योंकि 3 ही इसमें थे, राज्य के विरुद्ध, संपत्ति के विरुद्ध और मानव शरीर के विरुद्ध, और चौथा था 7 वर्ष या उससे अधिक का कारावास। ये आईपीसी में 12, वो आपका 11, 17 और 12 शायद ऐसे थे, ठीक है यही, और वही यहां अध्यायों के नाम बदल गए होंगे, ठीक है। उसके अंतर्गत किसी अपराध को करने का, दुष्प्रेरण का या उसका प्रयत्न करने का, ठीक है, उस पर अभियोग है या संदेह है, तो उपधारा 1 के अधीन जमानत पर यदि वो छोड़ा जाता है तो न्यायालय यह शर्त निरूपित करेगा,
करेगा, शर्त अधिरोपित करेगा, क्योंकि मानव शरीर के विरुद्ध है, ठीक है, संपत्ति के विरुद्ध है, या राज्य के विरुद्ध है, या ऐसा अपराध जो 7 वर्ष से अधिक आयु का है, अधिक कारावास से दंडनीय अपराध है। क्या ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के अधीन बंद पत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा? यानी जब भी उसे बुलाया जाएगा हाजिर होगा। कि ऐसा व्यक्ति उस अपराध जैसा जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह कोई अपराध नहीं करेगा, यानी रिपीटेशन ऑफ ऑफेंस नहीं होगा। कि ऐसा व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष, यानी साक्षी इसीलिए नहीं लिख रहे क्योंकि साक्षी अभी है नहीं, साक्षी तो तब होगा जब न्यायालय इससे साक्ष्य के प्रयोजनों से आहूत होगा, आहूत करेगा, तब यह साक्षी होगा। अभी इसके संबंध में जो कहा जा सकता है वो सिर्फ इतना कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत प्रतीत होने वाला व्यक्ति। साक्षी तो तब होगा जब न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर संबंधित विषय के संबंध में न्यायालय की अनुज्ञा से लिखित या मौखिक कथन करने के लिए यह न्यायालय में हाजिर हो जाएगा, तब यह साक्षी होगा। अभी साक्षी नहीं है, इसीलिए वो बिल्कुल शुद्ध भाषा लिख रहा है। ऐसे तथ्यों को प्रकट करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा। और न्याय के हित में ऐसी अन्य शर्तें जिसे वह ठीक समझे भी अधिरोपित कर सकेगा। ये तो होंगी, अन्य शर्तें भी अधिरोपित की जा सकती है। अब जब आपको सशर्त जमानत मिली और आपने जमानत की शर्त का वायलेशन किया तो फिर बेल कैंसिल भी हो सकती है, ठीक है। बेल आपका हक नहीं है, केवल जमानती अपराधों को छोड़कर। और जब हम बेल कैंसिलेशन की शक्तियां देखेंगे तो जमानती अपराध इसमें भी बेल कैंसिल हो जाएगी। यह भी बड़ी भारी गलतफहमी है कि बेलेबल ऑफेंस में बेल कैंसिल ही नहीं हो सकती, जबकि सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय की जमानत कैंसिल करने की शक्तियां उस दिन हम लोगों ने पढ़ी थी। क्या कह रहा था? इस अध्याय के अधीन दी गई प्रत्येक जमानत उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा कैंसिल की जा सकती है। बेलेबल ऑफेंस में भी जमानत इसी अध्याय में मिलती है, ठीक है। तो कैंसिलेशन की और बाकी से शेष बातें कल करेंगे हम लोग, देखेंगे।